हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों को हम लेकर चलते हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चंस की ओर, जो कि आपके सुपर टेट 2021 प्राइमरी प्लस जूनियर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस में आज आपको मिलेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसमें आपका जो हमारा प्राचीन इतिहास है, जो मुगल कालीन इतिहास है, इससे जो वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। पूरी व्याख्या के साथ एक एक क्वेश्चन को बताएंगे। तो आप लोग क्लास में एंड तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, याद करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहिएगा। आपको एकदम सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस वन बाय वन कराए जा रहे हैं। शाम को आपको प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है। इन सभी क्वेश्चंस को जितने अच्छे से देखते रहेंगे उतना ही आपको आगे मदद मिलेगी। तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना एक एक क्वेश्चन को साथ में ही तैयार करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिए। देखिए दोस्तों, अंतिम मौका है आप सभी लोगों के लिए। हालांकि ये समय अधिक लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग जितने अच्छे से तैयारी कर लेंगे उतना ही आप लोगों को आगे मदद मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शिल्पकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले। तो दोस्तों, जब बात भारत की आती है और हड़प्पा संस्कृति की आती है तो इसमें खुदाई के दौरान कुछ शिल्पकृत स्थापत्य मिले थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ कह सकते हैं हम लोग शिल्प कला के नमूने मिले थे। इसके अलावा वहाँ के जो बड़े बड़े स्नानगार थे, इन सभी के नमूने देखने को मिले। तो इसका प्रमाण मिला था धौलावीरा नामक जगह से। धौलावीरा जगह जो है आपके गुजरात के कच्छ में स्थित जगह है। गुजरात के कच्छ में स्थित जगह जिसका नाम है धौलावीरा। यहाँ से हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ शिल्पकृत स्थापत्य के प्रमाण देखने को मिले थे। तो पहले क्वेश्चन का आपका सही आंसर यहाँ पर धौलावीरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों, सत्यमेव जयते जो हमारा वाक्य है यह लिया गया मुंडकोपनिषद से। ठीक है दोस्तों, उपनिषद है जिसका नाम है मुंडक उपनिषद। तो यहाँ से हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है। साथ ही साथ जो हमारा तीर जो हमारा चक्र बना हुआ वो भी यहीं से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर और सूर्य मंदिर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए, इसलिए आपको बताते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम लोग मीनाक्षी मंदिर की। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। जब बात आती है राज्य की तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु के मदुरई में स्थित एक विशालकाय बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, आपको पता होगा जैन धर्म जो था वो दो वर्गों में विभाजित हुआ था। कौन कौन से धर्म? एक आपका श्वेतांबर था, दूसरे आपके थे दिगंबर। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर वे होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर वे होते हैं जो नग्न रहते हैं। तो ये दो भागों में हमारा जैन धर्म विभाजित हुआ था। इसमें जब पहला विभाजन हुआ था तो उस समय श्वेतांबर समुदाय के जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक माने जाते हैं। यानी कि विभाजन के समय इन्होंने श्वेतांबर वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था। इनका नाम है स्थूलभद्र, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो दोस्तों, आपको पता होगा जब आक्रमण हुआ था सबसे पहले घनानंद शासक था नंद वंश की तरफ से, और उसमें चाणक्य को बहुत ही बेइज्जत करके अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। जिसकी वजह से, जिसके विरोध में चाणक्य ने अपने शिष्य को तैयार किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और वहां से आपका प्रारंभ होता है मौर्य काल का शासन। मौर्य राजवंश यहां से प्रारंभ हो जाता है। नंद वंश के बाद मगध का शासन जो किया वो मौर्य वंश ने किया। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो दोस्तों, चाणक्य की बात हम लोग कर रहे हैं। चाणक्य के बारे में हमने आपको बताया मौर्य वंश की स्थापना में सबसे प्रमुख योगदान जो बात की जाती है वो इन्हीं का रहा है। इनका सबसे प्रमुख योगदान था। और चाणक्य का बचपन में जो नाम था वो विष्णुगुप्त था। इनका एक और नाम है जो कि कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मुख्य नाम इनका चाणक्य है। इनकी नीतियां अभी भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इन्होंने कई ऐसे बहुत ही बुद्धिमत्ता के कार्य किए थे जो कि मौर्य शासन की नींव रखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है। मेगास्थनीज की किताब का क्या नाम है।
तो दोस्तों मेगास्थनीज जो था एक दार्शनिक था, या कह सकते हैं विदेश से आया हुआ भारत के बारे में लिखने वाला एक रचनाकार था, जिसने इंडिका नामक बुक लिखी। इंडिका भारत पर आधारित, भारत की नीतियों और भारत के राजाओं, यहाँ की संस्कृति पर आधारित एक बुक है, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका बुक का नाम है। आगे बढ़ते हैं, अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध के विभेदकता व्यक्त की गई है? तो दोस्तों अशोक के शिलालेख देखने को मिलते हैं, और अशोक के शिलालेख में 13वां शिलालेख जो है ये कलिंग युद्ध पर आधारित शिलालेख था। कलिंग युद्ध की विभेदकता पर आधारित शिलालेख था, 13वां शिलालेख, याद रखिएगा। नंबरिंग आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही जरूरी होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन मिला था? तो दोस्तों अलग अलग स्थानों पर भारतीय बौद्ध भिक्षुक भेजे जा रहे थे, क्योंकि बौद्ध धर्म की स्थापना जो हुई थी वो भारत के क्षेत्र से ही हुई थी। तो इस वजह से जो प्रथम बौद्ध भिक्षुक चीन की तरफ भेजे गए थे, इनका नाम नागार्जुन था। नागार्जुन बहुत ही प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहे, तो इनको जो हिस्सा मिला था चाइना के क्षेत्र में गए थे, वहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों आपको पता होगा 78 ईस्वी के आसपास, 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की गई थी। जो हमारा भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, वो आपका शक संवत पर ही आधारित है। आप लोगों को पता होगा जब बात भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की आती है तो वहां पर शक संवत ही आ जाता है। और शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। कुषाण काल के कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, इन्होंने शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में की थी। यानी कि जब 78 ईस्वी चल रहा था तब अपना जो शक संवत था उसका पहला ईस्वी प्रारंभ हुआ था, पहला सन प्रारंभ हुआ था। तो यहां से आपका शक संवत प्रारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों इलाहाबाद से आधारित शिलालेख जो है स्तंभ आधारित शिलालेख, जिसके बारे में सुना होगा, और जो लोग प्रयागराज इलाहाबाद क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे उन्होंने देखा भी होगा। ये समुद्रगुप्त, गुप्त काल के सबसे प्रभावी राजाओं में से एक माने जाने वाले समुद्रगुप्त ने स्थापित कराया था, जो कि स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त नाम याद कर लीजिएगा, गुप्त वंश के प्रमुख राजाओं में इनका नाम आता है। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको कम से कम समय में प्रोवाइड करते हैं, तो दोस्तों एक बार आपका भी फर्ज बनता है अधिक से अधिक लाइक करते रहें, अधिक से अधिक शेयर करते रहें। डेली क्लासेस देते हैं। कल किसी ने कमेंट किया था अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दें, तो दोस्तों आपको 1 से 2 दिन में पूरी कोशिश करेंगे कि अलग से अलग सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनाई जाए, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके और जो आपकी अच्छे से अच्छी और तैयारी हो सके। हम अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा बेस्ट देने की। आप लोग भी अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। शाम को 6:30 बजे वाली क्लास से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? यानी कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? भारत के नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को, यानी कि जिसने कभी कोई युद्ध ना हारा हो, ऐसे समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता। महान युद्ध क्षेत्र में सबसे वीरता का प्रदर्शन करने वाले को यह उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य जो भारत में नींव रखी गई थी वो दंती दुर्ग नामक राजा ने रखी थी। दंती दुर्ग ये राजा थे जो कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। दंती दुर्ग याद कर लीजिएगा। 13 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हम लोग अगले 14 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों भारत में जो सबसे पहले आक्रमणकारी आया, जो भारत में मुगल काल या मुस्लिम काल का जो आरंभ माना जाता है, वो मोहम्मद बिन कासिम के समय से माना जाता। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत में आया था और इसी ने मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत को अपना लक्ष्य बनाया था। जिसके बाद धीरे धीरे अन्य कई शासक आए, अन्य विदेशी शक्तियां आई और यहाँ तक आते आते सभी विदेशी शक्तियां, बहुत सी विदेशी शक्तियों ने भारत में आकर के शासन किया, यहाँ के राजाओं को पराजित किया। 15 नंबर क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पहले भी बता चुके हैं। तो दोस्तों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किसने? सिकंदर लोदी में कब की थी? तो 1504 ईस्वी में
आगरा शहर की स्थापना की गई थी। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी आगरा शहर की। हालांकि बाद में इसे मुगल काल ने अपनी प्रमुख राजधानियों में से एक बना लिया और इन्हीं लोगों ने आप लोदी वंश को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता, कश्मीर के अकबर के रूप में किसको जाना जाता है? तो दोस्तों कश्मीर के राजा थे, कश्मीर के शासक थे जिनका नाम था जैनुल आबदीन या फिर आवेदीन। ये कश्मीर के अकबर के रूप में जाने जाने वाले शासक थे। इनकी न्याय व्यवस्था, इनकी नीतियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसकी वजह से इन्हें कश्मीर के अकबर के रूप में जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था, शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ पहला मकबरा जो था ये बलबन का मकबरा था। बलबन का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो दिल्ली के मेहरौली में ये मकबरा स्थित है। दिल्ली के मेहरौली में, जो कि पूरी तरह से मुस्लिम शैली पर आधारित एक मकबरा है। बलबन का मकबरा इसका नाम है, याद कर लीजिएगा। दोस्तों इतिहास के युद्ध हम आपको पहले भी बता चुके हैं, भूगोल की इसी प्रकार की क्लासेस ला चुके हैं, साइंस की क्लासेस ला चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को ना देखा हो तो लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। उन सभी क्लासेस को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और याद करिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो दोस्तों पानीपत के युद्ध हमने आपको जो युद्ध हुए थे उसके अंतर्गत बताए थे, और जो सबसे पहला पानीपत का युद्ध हुआ था ये युद्ध बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी था इसकी हार हुई थी और बाबर ने अपना साम्राज्य भारत में यहीं से स्थापित किया था। बाबर की शक्तियों का विकास यहीं से प्रारंभ हो गया था और उसने अलग अलग क्षेत्रों में आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराया था। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, आपको बताना है कि ये जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ये किस सन में हुई थी, कब हुई थी। इसका आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन पर, तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो दोस्तों भक्त तुकाराम के रूप में इनको जाना जाता है। दोस्तों क्या कहते हैं इनको? भक्त तुकाराम। और ये जहांगीर के समकालीन के रूप में जाने जाते हैं। जहांगीर के समकालीन तुकाराम को कहा जाता। अंतिम क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों बाबर और राणा सागा के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध, और इस युद्ध में भी थी। ये क्वेश्चन हम आपको युद्ध के अंतर्गत सन और पूरी व्याख्या के साथ बता चुके हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है तो आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पूरी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। जाइए और पिछली क्लासेस को जरूर देखिए।